बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम ग्रेड 12 केमिस्ट्री। अच्छा, ऐसा है कि आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें तो आपका सबसे पहला और जो मेन फोकस है वो होना चाहिए उस चैप्टर के नाम के ऊपर। अगर आप उसके नाम पे फोकस करेंगे कि इसमें किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो आपको उस चैप्टर में यूज़ होने वाली बहुत सी टर्म्स और बहुत से फिनोमेनास का खुद ब खुद अंदाज़ा होता चला जाएगा। जैसा कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बहुत सारे सेल्स पढ़ते हैं और इस तरह की चीज़ें पढ़ती हैं, अगर एकदम से मैं आपको उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दूँ, गैल्वानिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एंड सो ऑन, तो डेफिनेटली यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। जस्ट लाइक अगर हम किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने लगे तो हम उसे डायरेक्ट शेक्सपियर के नावल नहीं पढ़ाते, हम उसको पहले उसकी ABC सिखाते हैं। तो अब जैसा हमारे सामने ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमें जिन कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी, जिन टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत होगी, जिन डेफिनेशंस की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब वो सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाएंगे तो जब हम चैप्टर को टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। आपके सामने लिखा हुआ लफ्ज़ आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम इसके नाम पे गौर करें तो हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। अब अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो द वर्ड इलेक्ट्रो है, इट रेफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी। द वर्ड इलेक्ट्रो रेफर्स टू electricity and the word chemistry refers to chemical reactions। ठीक है, अब हम उसके नाम को स्प्लिट करते चले जाते हैं और हमें खुद ब खुद आइडिया होता चला जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली किस बारे में बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है। और जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि बहुत सी तरह के रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर टिपिकली किन केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, तो वो बात हो रही है रिडॉक्स रिएक्शंस की। ठीक है, इस चैप्टर में आप जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके नाम से थोड़ा बहुत ये क्लियर हो गए कि इस चैप्टर के अंदर कुछ रिलेशनशिप है बिटवीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। वही रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं या रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इन सब का हम रिलेशनशिप जो है वो आज के लेक्चर में डेवलप करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि हम इस बात को यहीं पे अंडरस्टैंड कर लें कि रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। अगेन अगर हम टर्म रिडॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो वी कम टू नो दैट अगेन इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें हमारे पास एक वर्ड आ जाता है दैट इज़ रिडक्शन एंड द सेकेंड वर्ड जो हमारे पास आ जाता है ऑक्स, दैट रेफर्स टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम उस वक्त तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हमें बेसिक नॉलेज ना हो इन रिडॉक्स रिएक्शंस का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, ताकि जब हम इस चैप्टर के अंदर रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं और आप उनसे बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं। पहले मैं वो डेफिनेशंस लिख लेती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए वो सारे फिनोमेना जो आप ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ के आए हो। कि रिडक्शन को हम ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे कि रिडक्शन हुई है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है। अब आपने जो बात जहन में रखनी है, ऑक्सीडेशन, आपको पता भी होगा कि ऑक्सीडेशन जो है वो रिडक्शन का हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो अगर रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है वो डेफिनेटली होगी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो उसका उलट हो जाएगी।
यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हम उसे बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। अब एक और डेफिनेशन अगेन जिससे आप 9th-10th में बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, वो है कि अगर आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो भी आप बोलोगे कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है। और अगर हम इसका ऑपोजिट लें तो वो बन जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो कहलाती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये दोनों डेफिनेशंस होपफुली आप इनसे बहुत अच्छी तरह से 9th-10th में फेमिलियर हो। इवन के जो 3rd डेफिनेशन में लिख रही हूँ वो भी आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, उस डेफिनेशन को, कि जब भी कहीं किसी केमिकल रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन डेफिनेटली उसका ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर किसी में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है किसी स्पीशी में से, तो हम बोलेंगे कि वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो चुकी है। अब ये वो डेफिनेशंस हैं जिनसे आप 9th-10th में बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हो। अब इन्हीं बातों को अगर मैं सिर्फ एक और अंदाज में अगर कहना शुरू कर दूं, डेफिनेशन वो इसके अगेंस्ट नहीं है, इसके उलट नहीं है, वो आप सिंपली यूँ समझें कि इन्हीं बातों को एक और अंदाज में अगर हम कहें कि वो डेफिनेशन क्या बनेगी जिसको अभी हम FSC लेवल पे आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो क्या है। अच्छा, रिडक्शन हम कहते हैं आम जिंदगी में डिक्रीज होने को, किसी चीज़ के कम होने को। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जो रिडक्शन है वो किस चीज़ के डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपने ये डेफिनेशन जो अभी मैं लिखने जा रही हूँ इसको जहन में रखना है। वो आपके जहन में होगी तो आप क्विकली जो रिडॉक्स इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रिडक्शन है वो रेफर करती है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपने जो यहाँ पे डेफिनेशन जहन में रखनी है रिडक्शन की, वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यानी रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। और आपके पास जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी वो डेफिनेटली इसका उलट होगी और वो कहलाएगी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो चीज़ यहाँ पे आपको जो है सोच में डाल रही होगी वो होगी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है जो अगर डिक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गई है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है कि अगर ये इंक्रीज हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है या उसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। अब ये खुद ब खुद जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। ये सब कैसे होगा, यही चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके बगैर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को नहीं समझ सकते, किसी भी सेल की वर्किंग को नहीं समझ सकते अनटिल अनलेस हमें ये समझ ना आए कि किस तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक आपने ये देखा कि हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश की तो हमें रिडॉक्स रिएक्शंस को समझना पड़ गया, और जब हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने की कोशिश की तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर को समझना पड़ रहा है कि ये क्या चीज़ होती है। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर की समझ नहीं आएगी तो हम इस चैप्टर को किसी भी सूरत में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, अभी यहाँ तक हमने जितने भी डिस्कशन की है हम उसका थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अभी तक हमें क्या समझ आ रही है इस चैप्टर के नाम से। हमें ये समझ आ रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम रिडॉक्स रिएक्शंस कर सकते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो असल में जो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, जो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे बनता है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जा सकती है इनटू केमिकल एनर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हाफ हेडेड एरो डाला है, इट मीन्स कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है।
electrical energy can be converted into chemical energy and chemical energy can be converted back into electrical energy. और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम इस फिनोमेना को स्टडी करते हैं वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो कैरी आउट करेंगे और किस तरह रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो अब यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन के बाद, इससे पहले कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझने की कोशिश करें, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इस सब के बाद बेटा हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको कंक्लूड करते हैं कि वो क्या बनती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry in which we study about इंटर कन्वर्जन। यहाँ पे बच्चों जो वर्ड इंटर कन्वर्जन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। आपको जैसे अभी मैंने प्रीवियसली बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इंटर कन्वर्जन का वर्ड यूज़ करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्जन of electrical and chemical energy, electrical and chemical energy। अब आपने इस चैप्टर को पढ़ते हुए जिस चीज़ को जहन में रखना है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पे हमारी जो मुराद है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और केमिकल एनर्जी से हमारी जो मुराद है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देख भी सकते हो कि मैंने इंटर कन्वर्जन का यहाँ पे एरो डाला है, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेसेस पढ़ने के लिए किस तरह से ये इंटर कन्वर्जन्स होंगी, हमें ऑक्सीडेशन नंबर का जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम जो है वो फोकस करने लगे हैं द टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। जब आपको मेरे बच्चों ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो जिस वक्त हम चैप्टर का फुल फ्लेज अभी स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो चीज़ें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसी टर्म है जिससे केमिस्ट्री पढ़ते हुए आपको बहुत बार वास्ता पड़ता है, तो इसको यहाँ पे अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर की बेटा जो डेफिनेशन आप जहन में रखें वो ये है कि द चार्ज, आप ज़रा गौर करें इस वक्त बोर्ड के ऊपर मैंने वर्ड बोला चार्ज, द चार्ज। अब चार्ज क्या क्या हो सकता है इस पे आपने फोकस करना है। चार्ज हो सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर 1 2 3 एंड सो ऑन। द चार्ज विद अ साइन, विद अ, मैं क्या कह रही हूँ, द चार्ज विद अ साइन। चार्ज जो हो सकता है वो 1 2 3 इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। और साइन क्या है, साइन से यहाँ मेरी मुराद है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन जो हो सकता है या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह रही हूँ कि किसी चीज़ पे या +1 चार्ज होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या -1 होगा, +2 होगा या फिर -2 होगा, +3 होगा या -3 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, द चार्ज, इट कुड बी 1 2 3 और एनीथिंग विद अ साइन, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन किसके ऊपर, ये चार्ज विद साइन किस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। द चार्ज विद अ साइन दैट एन एटम कैरीज।
अब याद रखें कि ये +1 +2 +3 या -1 -2 -3 किस चीज़ के ऊपर होगा? द चार्ज विद अ साइन दैट एन एटम कैरीज। ये जो चार्ज विद अ साइन है ये किस चीज़ के ऊपर होगा मेरे बच्चों? ये होगा एटम के ऊपर। द चार्ज विद अ साइन दैट एन एटम कैरीज। लेकिन ये एटम अकेला नहीं है, ये एटम आइसोलेटेड नहीं है। कैरीज इन अ कंपाउंड, यानी कि वो एटम किसी कंपाउंड का हिस्सा होगा तो ही उसके ऊपर ये चार्ज आएगा, या +1 या +2 या +3 या -1 या -2 या -3। तो ये जो कंपाउंड का वर्ड है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। द चार्ज विद अ साइन दैट एन एटम कैरीज। लेकिन कब कैरीज? जब वो उसने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया हुआ है, जब वो एक कंपाउंड बन चुका हुआ है। दैट एन एटम कैरीज इन अ कंपाउंड is called its oxidation number. It is called its oxidation number. अब मैं आपको इसको थोड़ा सा यूं एक्सप्लेन करती हूँ कि आप यहाँ पे ये देखो कि आप एक बहुत कॉमन आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड से फेमिलियर हो। अभी मैंने आपको और एग्जांपल्स भी देनी है, लेकिन अभी सिर्फ इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास ये जो सोडियम एटम है ये बिल्कुल यूं है, अकेला है, ये किसी कंपाउंड का हिस्सा नहीं है, ये एलिमेंटल फॉर्म पे है, तो इस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। वो 1 2 3 या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही सोडियम अगर हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में आ जाता है, यानी सोडियम एटम ने अब कंपाउंड बना लिया है, तो अब आपको अच्छी तरह से पता है कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है और क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, बिकॉज सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो आप यहाँ पे देखो द चार्ज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1। द चार्ज विद अ साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है प्लस। तो आपके पास क्या है? चार्ज इज 1, साइन आपको नजर आ रहा है प्लस। द चार्ज विद अ साइन, ये इस वक्त +1 इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि ये वो चार्ज विद अ साइन है दैट एन एटम कैरीज। कब? इन अ कंपाउंड। ये सोडियम अकेला नहीं है इस वक्त ये कंपाउंड की फॉर्म में। लाइकवाइज ये जो -1 है यहाँ पे, ये इस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर है, इस क्लोराइड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर ये साइन और ये चार्ज तब आया है व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। तो हमारे पास हमें ये बात समझ आई कि किसी भी एटम जब वो किसी से रिएक्ट किया हो, उसने कोई कंपाउंड बनाया हो, तो उस कंपाउंड बनाने के नतीजे में उस एटम पे जो भी चार्ज आएगा और उस चार्ज के साथ जो भी साइन होगा, वो उस एटम का कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर की हम डिटेल में जाएं, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स या एटम्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। लाइक आप यहाँ पे सोडियम को देखो, अगर सोडियम क्लोराइड उसने बनाया हुआ है, क्लोराइड के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है, तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। अगर सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, तो भी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। सोडियम का सल्फेट है तो भी सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। यानी कि सोडियम दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ कंपाउंड बना ले, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट नहीं होता, उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। यानी किसी एक कंपाउंड के अंदर उन पे कुछ और चार्ज विद अ साइन होगा, लेकिन जब वो किसी और चीज़ के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अभी हम अगले लेक्चर में इसमें ज़रा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किए बगैर हम इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे जो अभी मैं आपको
एक जनरल सी एग्जांपल दे रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 और 2, जिसको आप 1A एंड 2A, जिनको आप अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहता है। वो दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ कंपाउंड बनाए, ग्रुप 1A का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और ग्रुप 2A का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। लेकिन आपको इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नज़र आते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +7 तक वेरी करता है। और किसी कंपाउंड में उनके ऊपर +1 चार्ज होगा, तो वही एलिमेंट जब किसी और के साथ कंपाउंड बनाएगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हर सूरत में कांस्टेंट रहता है, और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो और ये भी सीखेंगे कि हमें कैसे पता चल रहा है कि सोडियम का हमेशा +1 ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर, या क्लोराइड का -1 ही होगा। तो अगले लेक्चर में हम इन कंसेप्ट्स को क्लियर करके, इस सारे ग्राउंड को, इस सारी बेस को तैयार करके, उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक समझना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो एट द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर हम आपके साथ इसके नोट्स भी शेयर करेंगे, और अगर आपकी इसमें कोई क्यूरीज हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे और चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।